नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 113 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 क्वेश्चनों को पढ़ा था और आज हम छठे क्वेश्चन से अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि उदारवादी प्रतिनिधि सरकार के प्रति रूसों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को समझे, हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि उदारवादी प्रतिनिधि सरकार, तो उदारवादी प्रतिनिधि सरकार क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो, उदारवादी प्रतिनिधि सरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां नागरिक अपने राजनेताओं को चुनेंगे और ये नेता नागरिक की तरफ से फैसले लेंगे। यह प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, कानून के सामने समानता की बात करती है, नागरिक अधिकारों की बात करती है। यानी कि आज की जो लोकतांत्रिक सरकार है एक तरीके से वो उदारवादी प्रतिनिधि सरकार का एक रूप है, जिसमें सारे व्यक्ति मिलकर अपना एक जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, एक नेता को चुन लेते हैं और वो नेता जनता की ओर से सारे फैसले लेता है। अब बात यह है कि ये जो सरकार है इसके प्रति रूसो इस सरकार को क्रिटिसाइज क्यों करता है, रूसो इस सरकार की आलोचना क्यों करता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो देखो, जब आप रूसो की बात करोगे तो ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े विचारक थे और इनकी एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर गहराई से चिंतन प्रस्तुत किया है। उनके विचार की बात करें तो आज की राजनीति और आज की समाज पर भी उन बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। रूसो की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखो, जन सामान्य की संप्रभुता पर बढ़ावा दिया है। रूसो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता जब ही संभव है जब जनता की इच्छा सर्वोच्च हो। अगर जनता की इच्छा सर्वोच्च नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। तो रूसो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए जनता की इच्छा का सर्वोच्च होना जरूरी है। जनता ही सर्वोपरि है, जिसमें नागरिक अपनी इच्छा को समाज के लिए ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रतिनिधि सरकार में जनता की जो इच्छा है अक्सर प्रतिनिधियों की इच्छाओं से अधीन हो सकती है और इसलिए इसे वास्तविक जन सामान्य की संप्रभुता का हास होता है। यानी कि सिंपल सी बात यह कि रूसो ये कह रहा है, देखो कि जनता ने क्या करा, अपने पॉलिटिशियन चुन लिए। अब जो पॉलिटिशियन हैं वो जो निर्णय लेंगे हो सकता है उनके निर्णय में जनता की इच्छा ना हो। यानी कि जो आप जैसे आज आपने इस सरकार को चुना है, ये सरकार जो निर्णय ले रही हो सकता है वो निर्णय आपके ना हो। तो रूसो ये कह रहा है कि जब इस प्रकार की सरकार होती है तो उसमें सरकार के निर्णय होते हैं, जनता की इच्छा नहीं होती है। जबकि सच्ची स्वतंत्रता जब भी हो सकती है जब व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार नियम बने। यानी कि समाज को जिस चीज़ की जरूरत है, समाज की जो इच्छाएं उसके हिसाब से अगर नियम बन रहे हैं तो वो सरकार अच्छी है। लेकिन जो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है इसमें जो है सरकार खुद निर्णय ले रही है, उसमें जनता की इच्छा है या नहीं है इसके बारे में कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो रूसो जो जनप्रतिनिधि सरकार है उसकी आलोचना करने का पहला तर्क ये देते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता जब भी संभव है जब व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से नियम बने, समाज की इच्छाओं के हिसाब से कानून बने। लेकिन प्रतिनिधि सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में कई बार ऐसा हो जाता है कि सरकार कुछ निर्णय अपनी तानाशाही के रूप में ले लेती है और जनता की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रतिनिधित्व की सीमाएं। रूसो ने कहा कि प्रतिनिधि सरकार में जो व्यक्ति चुने गए हैं ये जनता से दूर हो जाते हैं और इन्हें जनता की वास्तविक समस्याओं के बारे में वास्तविक इच्छाओं के बारे में पता ही नहीं होता। उनका मानना है कि जनता अगर अपने निर्णय स्वयं लेगी और ये अधिकार वो दूसरों को नहीं सौंपेगी तो शायद और तेजी से सोशल डेवलपमेंट हो सकती है। यानी कि जब सरकार बन जाती है तो वास्तव में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्हें जो रियल में हमारी समस्या है उसके बारे में अनजान है, वो वास्तविकता से वो कोसों दूर हैं। और ये प्रतिनिधि सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि जनता और नेताओं में गैप हो जाता है। जो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं, तो देखो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट लोकतंत्र और एक इनडायरेक्ट लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें जनता खुद निर्णय लेती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता निर्णय नहीं लेती, सरकार निर्णय लेती है। तो जैसे भारत की बात करें तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां व्यक्ति अपने प्रतिनिधि चुनता तो है, उसके प्रतिनिधि निर्णय तो लेते हैं लेकिन जनता निर्णय नहीं लेती। इसके अलावा आर्थिक असमानता और राजनीतिक शक्ति। तो रूसों ने चेतावनी दी, आर्थिक असमानता से राजनीतिक असमानता उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे जैसे अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ता जाएगा तो जो अमीर है वही राजनीतिक शक्ति पर भी कब्जा कर लेंगे और गरीब धीरे धीरे करके राजनीतिक शक्ति से भी दूर हो जाएगा। और जो धनवान वर्ग है वो अपने लाभ को बढ़ावा देने के लिए राजनीति को प्रभावित करेंगे और धीरे धीरे करके असमानता और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी। रूसों के अनुसार प्रतिनिधि सरकार में नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी कम हो जाती है क्योंकि नागरिक अपनी जिम्मेदारियां नेताओं पर छोड़ देते हैं और नेता अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है निष्कर्ष ये निकलता है कि रूसों का जो दृष्टिकोण है
वो प्रतिनिधि सरकार की कमियों को दिखाता है, प्रतिनिधि सरकार की चुनौतियों को दिखाता है, और वो ये कहता है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। रूसो का मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब अपने नागरिक अपने निर्णय स्वयं लेंगे, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, तभी राजनीति सही दिशा में आगे चल पाएगी। तो अगर क्वेश्चन आया कि जनप्रतिनिधि सरकार के विषय में रूसो के विचार बताओ या रूसो उसकी आलोचना क्यों करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर दोगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि प्रबोधन, तार्किकता और आधुनिकता के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। यानी कि प्रबोधन और तार्किकता के बीच में क्या संबंध है, और प्रबोधन, तार्किकता और आधुनिकता के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम प्रबोधन का मतलब समझते हैं, फिर तार्किकता का मतलब समझेंगे और फिर आधुनिकता। वैसे मैंने प्रबोधन और तार्किकता के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है, पिछले वाले पार्ट में इन पर चर्चा भी की गई थी, तो आप पिछले वाला पार्ट पढ़ लेना, तो ये आंसर आपको एट इज इट वैसे का वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखो, प्रबोधन की बात करेंगे तो 17वीं 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, बौद्धिक आंदोलन था, जिसने ज्ञान, विज्ञान, मानवतावाद की बात की थी। इन्होंने कहा था कि लोगों की जो सोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए, इस लोक की बात होनी चाहिए। और आगे चलकर ये पूरे विश्व में फैल गया। इसने तर्क की बात करी, साइंटिफिक चीज़ों की बात करी और लोगों की स्वतंत्रता पर जोर दिया। कुल मिलाकर प्रबोधन की समरी ये बनती है कि प्रबोधन काल में जितने ही फिलोसफर थे, जितने ही विचारक थे, इन्होंने कहा लोगों को लॉजिकल होना चाहिए और साइंस को आगे बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों की समझ आगे बढ़े। ठीक है। सूर्य और जो सौर मंडल है, इसके बारे में ज्ञान को बढ़ावा दिया गया। धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी गई, परंपरागत जो प्रथाएं थी उन्हें चुनौती दी गई। प्रबोधन काल में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात की गई, ह्यूमन राइट्स की बात की गई, लोकतंत्र की बात की गई। तो देखो, मुद्दा ये था, जो यूरोप था वो डार्क एज में जी रहा था, धर्म का दबदबा था, चर्च ने पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर रखा था, और ईसाइयत जगत की अगर हम बात करें तो वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। जनता की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों को मजदूरों जैसा जीवन जीना पड़ता था। प्रबोधन काल में क्या हुआ, धर्म का दबदबा कम हुआ और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया गया, लॉजिकल सोच को बढ़ावा दिया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ये सब प्रबोधन काल में हुआ। अब हम बात करते हैं तार्किकता की। तार्किकता ये कहती है कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो हर चीज़ लॉजिकली ही करते हैं। तो प्रबोधन युग ने ज्ञान को बढ़ावा दिया और ज्ञान ने तर्क को बढ़ावा दिया, तर्क ने अनुभव को बढ़ावा दिया, और ऐसे करके एक वैज्ञानिक क्रांति हो गई और इससे सत्य की खोज हुई। तर्क ने धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया, समाज और राजनीति को एक अच्छी दिशा की ओर ले गए। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप चर्चा कर रखी है पिछले वाले भाग में, तो पिछले वाला भाग पढ़ लेना, यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से आपको आंसर बता रहा हूँ। आधुनिकता का उदय। अब मॉडर्निटी क्या है, तो देखो, मॉडर्निटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, जितने ज़्यादा आप मशीनरी का यूज़ कर रहे हो उतने ज़्यादा आप क्या हो, आधुनिक हो। आधुनिकता कपड़ों से नहीं होती है, ठीक है, आधुनिकता उठने बैठने तरीके से नहीं होती है। मॉडर्निटी का मतलब है कि आप कितने ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक नवाचार हुए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, इकोनॉमी आगे बढ़ी, नई नई मशीनें बनी और आधुनिक समाज की नींव रखी गई। धीरे धीरे करके राजनीति में परिवर्तन आया, जहाँ पहले राजतंत्र चलता था वहाँ अब लोकतंत्र की बात की जाने लगी, और आधुनिकता ने समाज में प्रगति को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रबोधन, तार्किकता और आधुनिकता का आपस में गहरा संबंध है। प्रबोधन ज्ञान के उदय की बात करता है, तार्किकता लॉजिक की बात करती है, और जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो लोग मॉडर्न नहीं हो सकते। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन सोच आपकी छोटी है, तो आप कभी भी आधुनिक हो ही नहीं सकते। तो प्रबोधन यानी कि ज्ञान, तार्किकता यानी कि लॉजिक, और आधुनिकता मतलब मॉडर्निटी, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे तर्क बढ़ेंगे, जैसे जैसे तर्क बढ़ेंगे लोग मॉडर्न होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है, कि नारीवादी सिद्धांत में मैरी वॉllstonecraft के योगदान की चर्चा कीजिए। तो जब आप मैरी वॉllstonecraft के बारे में पढ़ते हो तो ये बहुत बड़ी नारीवादियों में से एक थी, बहुत सारी किताबें भी लिखी इन्होंने और बहुत तगड़ी फिलोसफर भी थी। इन्होंने नारियों के अधिकारों के लिए बहुत सारा लिखा है और इन्होंने महिला अधिकारों की भी बात की है। इनके विचार न उस समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत तगड़े लाभदायक रहे हैं। मुख्य योगदान इनका ये रहा है, इन्होंने महिला अधिकारों की हिमायत की है। मैरी वॉllstonecraft की एक किताब है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा और उनके अधिकारों की बात की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं भी पुरुषों की तरह तर्कसंगत हैं, उन्हें भी समान शिक्षा और अवसर मिलने चाहिए। वॉllstonecraft का मानना था कि महिलाएं पुरुष के अधीन क्यों रहें, महिलाओं के तो शिक्षा के रास्ते रोके गए हैं, अगर महिलाओं को उन रास्तों पर चलने दिया जाए तो महिलाएं भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है।
उन्हें स्वतंत्र बनाएगी और समाज में अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। जो समाज अपनी महिलाओं को शिक्षा नहीं दे रहा है या जो महिलाएं शिक्षा का मिसयूज कर रही हैं, उन महिलाओं का जो समाज में स्थान है वो उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी तब तक समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। ऐसा मैरी वॉस्टनक्राफ्ट कह रही हैं और बात सही भी है, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो शिक्षा ही है, उस पर चलकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने कहा कि जो पारिवारिक संरचना है उसे बदलना चाहिए। महिलाएं केवल माँ और पत्नी की भूमिका क्यों निभाएं, वो समाज में भी तो महिलाएं अपनी भूमिका निभा सकती हैं, समाज को भी तो चलाने की भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा महिलाओं के पास बौद्धिक क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को बौद्धिक रूप से पुरुषों के बराबर माना चाहिए, ये नहीं कि महिलाओं को कम और पुरुषों को आगे माना जाए। उन्होंने लिंग समानता की बात करी है। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट का जो योगदान है वो फेमिनिस्ट थ्योरी को आगे बढ़ाता है। उनकी किताब, उनके लेख महिलाओं के अधिकारों के लिए आज भी आधार प्रदान करते हैं और आज भी वो नारीवादी सिद्धांतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के विषय में अपने क्या विचार दिए हैं। तो जब आप जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हो तो ब्रिटेन से इनका संबंध है। एक अंग्रेज दार्शनिक थे, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात की है। इनका एक एस्से है ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया है। मिल का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर व्यक्ति के कार्य दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि मिल कहते हैं व्यक्ति के दो कार्य होते हैं, एक कार्य होते हैं स्वसंबंध कार्य, एक कार्य होते हैं परसंबंध कार्य। स्वसंबंध कार्य वो कार्य है जिसका प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ता। तो अगर मेरे कार्यों का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर पड़ रहा है तो किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर नकारात्मक पड़ रहा है तो किसी को मेरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसे जैसे स्वतंत्र होगा समाज भी आगे बढ़ता जाएगा। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो समाज भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिलने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव के लिए और उसके बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार जब जीवन जीता है तब वो समाज को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं। इसलिए उनकी स्वतंत्रता व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है। वो कहते हैं हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अपने कार्य करने की, अगर उसके कार्य दूसरों को गलत रूप से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब तक लोगों को विचार की स्वतंत्रता नहीं होगी तो समाज में सत्य कैसे आएगा। हर विचार में कुछ ना कुछ सत्य छुपा होता है। बिना वाद विवाद के, बिना चर्चा के किसी भी सत्य के अंत तक नहीं जाया जा सकता। वो स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सुनिश्चित है जब तक वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचा रहा है तो उसकी स्वतंत्रता तुरंत छीन लेनी चाहिए। इसके अलावा मिल कह रहे हैं कि समाज की शक्तियों पर सीमाएं लगनी चाहिए, कुछ नियम बनने चाहिए समाज पर ताकि वो व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर ना करे। मिल का मानना कि समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच में संतुलन बनाना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। निष्कर्ष ये निकलता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल आज भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के जो उनके विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जरूरी हैं। आज भी जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तब तक जॉन स्टुअर्ट मिल की बात हम करते हैं। तो मिल के विचारों ने लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और लिबरलिज्म के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीडीएफ के अंतिम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टिप्पणी कीजिए। तो हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह गुलामी की जंजीरों ने उसे बांध लिया है। किसने कही है ये बात? ये कही है जीन जैक्स रूसो ने और उनकी पुस्तक है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज के बंधन, राजनीति के बंधन, सांस्कृतिक बंधनों ने उसे बांध लिया है जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जियोन जैक रूसो जो थे वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस पर कोई भी सत्ता नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई नियम नहीं थे, कोई परंपराएं नहीं थे। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, कोई भी बाहरी बंधन नहीं था और यही सच्ची स्वतंत्रता थी उसकी। फिर सामाजिक बंधन आए, समाज का निर्माण हुआ, मनुष्य बंधनों में बंधा गया। ये बंधन कानून, रीति रिवाज, सामाजिक नियम के रूप में आते गए। सामाजिक और राजनीतिक जंजीरों ने मनुष्य के पैरों को बांधना शुरू कर दिया। समाज के जितने भी कानून थे, समाज के जितने भी नियम थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खाते गए। ये कानून सुरक्षा के नाम पर, आदेश के नाम पर बनाए गए
और व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होती चली गई। समाज में वर्ग विभेद हुआ, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच में भेद हुआ, जाति के आधार पर भेद हुआ, आर्थिक असमानता के आधार पर भेद हुआ, रंग के आधार पर भेद हुआ, धर्म के आधार पर भेद हुआ, क्षेत्र के आधार पर भेद हुआ। ये सब जंजीरें हैं जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना शुरू करा। राजनीति में जो संपन्न लोग थे वो लोग स्वतंत्र हो गए और बाकी सबको पैरों में जंजीरें जकड़ दी गई। रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी। उनका मानना था एक अच्छा समाज वही समाज होता है जो सामाजिक संबंधों का पालन करता है। उनका ये मानना था कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती वह सच्ची लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। रूसो कहते हैं सरकार सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बनती है जिसमें सरकार का काम होता है जनता की सुरक्षा करना, बदले में जनता उन्हें कर देती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि रूसो का कथन व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता के बात में बात करता है और समाज के जो बंधन है उसके बीच में संघर्षों को बढ़ावा देता है। ये कहता है समाज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, चाहे वो बाधा समाज हो चाहे वो बाधा सरकार हो, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होती ही होती है। आशा करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। देखो 15 मिनट में 5 क्वेश्चन पढ़ाने जो है वो बहुत टफ कार्य है और हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो एग्ज़ाम से हम एक दिन पहले जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कम से कम 1-2 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए ताकि ये चीज़ें हम बहुत गहराई समझ सकें। ये विचार बहुत गहराई भरे हैं। तो कहीं पर कोई चीज़ रह जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ।